गुड मॉर्निंग। हम भारत के भूआकृतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे। भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में हमने इसके उत्तर के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इस मैदान के सामान्य परिचय, इसकी उत्पत्ति और इसके भू आकृतिक विभाजन, इन तीन बिंदुओं का मुख्यतः हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर के विशाल मैदान के सामान्य परिचय की अगर बात करें तो ये एक एग्रेडेशनल प्लेन है, एक अधिवर्तित मैदान है। अधिवर्तित मैदान क्या होता है कि कोई भी नीचा भूभाग जो नदियों के जमाव कार्यों द्वारा भरता जाता है और उसकी ऊंचाई है उसमें वृद्धि होती जाती है, तो वो क्या कहलाता है, एक अधिवर्तित क्षेत्र या अधिवर्तित मैदान। अगर वो मैदानी भाग है तो उसे हम अधिवर्तित मैदान कहते हैं। तो ये नदियों के जमाव कार्यों से बना है, और ये नदियों का जमाव किन किन नदियों ने किया है, ये तीन नदी तंत्रों से निर्मित हुआ है। नदी तंत्र क्या होते हैं कि कोई भी जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी है, उनके द्वारा जितना अपवाह क्षेत्र, जितने क्षेत्र का जल अपवाहित किया जाता है वो पूरा उस नदी तंत्र में शामिल होता है। यानी कि मुख्य नदी और सहायक नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, नदी तंत्र बनाती हैं। तो ये पूरा जो मैदान है ये तीन नदी तंत्रों से निर्मित हुआ है। वो तीन नदी तंत्र कौन से हैं? पहला जो पश्चिम में है वो कौन सा है, सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है, इन सारी नदियों के द्वारा जो पश्चिमी भाग है इस मैदान का वो निर्मित हुआ है। दूसरा जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र, जिसमें गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ जैसे यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, सोन है, इन नदियों द्वारा ये जो मध्यवर्ती भाग है इसका ये निर्मित हुआ है। और तीसरा जो नदी तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ जैसे सुबनसिरी है या मानस है, इन नदी तंत्रों द्वारा, इस नदी तंत्र द्वारा ये जो भाग है, पूर्वी भाग है इस मैदान का, उसका निर्माण हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा भाग है इसका निर्माण तीन नदी तंत्रों द्वारा हुआ है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ शब्द आया है यहाँ पे, जलोढ़ का मतलब होता है वे निक्षेप जो जल की क्रिया से निक्षेपित हुए हैं, वे अवसाद जो जल की क्रिया से जिनका जमाव हुआ है वो क्या कहलाते हैं, जलोढ़। ऐसे ही एक शब्द आता है हिमोड, यानी कि हिमानी के द्वारा जिन अवसादों का जमाव होता है वो क्या हो जाएंगे, हिमोड। ऐसे ही वायुड होते हैं, तो वो वायु की क्रिया के द्वारा निर्मित, वायु की क्रिया के द्वारा जो जमाव होगा जिन निक्षेपों का वो कहलाएंगे। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, जो सिंधु नदी के मुहाने से गंगा के मुहाने तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अब सिंधु नदी का मुहाना है, यहाँ पाकिस्तान में जो कराची शहर है उसके आसपास सिंधु नदी है, उसका मुहाना है, और गंगा नदी का मुहाना ये यहाँ है। तो ये पूरा जो भाग है ये 3200 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अगर भारत की बात हम करें तो भारत में ये पंजाब से लेकर अरुणाचल, ये आसाम तक, पंजाब से लेकर आसाम तक ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जिसकी औसत चौड़ाई है वो है 150 से 300 मीटर। लेकिन ये जो पूरा मैदान है ये पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर अपेक्षाकृत चौड़ा है, और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर ये अपेक्षाकृत संकड़ा है। आसाम में ये लगभग 60 से 70 किलोमीटर ही चौड़ा है, जबकि पंजाब का जो भाग है यहाँ पर ये 500 किलोमीटर तक की चौड़ाई रखता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 200 मीटर है। और ऊंचाई कहाँ से निर्धारित की जाती है किसी भी भूभाग की, सागर तल से। तो ये जो पूरा मैदानी भाग है ये सागर तल से 200 मीटर तक है ऊंचा है। इसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो अम्बाला सहारनपुर के आसपास है, ये यहाँ इसका सबसे ऊंचा भाग है। तो यहीं कुमायूं से लेकर अम्बाला, और अम्बाला से बाद में आगे जो अरावली पर्वत है वहाँ तक मिलती हुई भारत की जो जल विभाजक रेखा है वो निर्धारित होती है। तो अम्बाला उसमें एक मैदानी भाग है जो एक पॉइंट का काम करता है, जो एक जल विभाजक का काम करता है। और जल विभाजक या हम कहें वाटर शेड क्या होता है,
जल विभाजक एक कोई भी ऊंचा क्षेत्र, अपेक्षाकृत आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा क्षेत्र जो वहाँ का अपवाह होता है उसे दो दिशाओं में बांट देता है, वहाँ का अपवाह होता है उसे दो दिशाओं में बांट देता है। तो जो ये अम्बाला वाला क्षेत्र है, ये यहाँ के अपवाह तंत्र को दो भागों में, एक तो सिंधु नदी जो लगभग दक्षिण पश्चिम की ओर जिसका अपवाह है, और एक ये जो गंगा यमुना, ये इधर इसका अपवाह हो जाता है, दक्षिण पूर्व या हम कह सकते हैं पूर्व की तरफ इसका अपवाह हो जाता है। तो ये अम्बाला शुरुआत इसकी कुमायूं से होती है, फिर अम्बाला, फिर जो अरावली है उससे, फिर विंध्यन पर्वत और फिर पश्चिमी घाट से होता हुआ ये भारत का जो जल विभाजक है वो निर्मित होता है। तो ये सामान्य जो जल विभाजक है भारत का वो है। तो ये जो अम्बाला सहारनपुर वाला इलाका है, ये एक जल विभाजक का कार्य भी करता है, जो इस मैदान का सबसे ऊंचा भाग है। तो ये इस मैदान का जो सामान्य परिचय था वो था। अब इस मैदान की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जिसमें जो स्वेस हैं उन्होंने क्या कहा कि अग्रगर्त का जलोढ़ीकरण हुआ है, मतलब हिमालय के आगे एक गर्त का निर्माण हुआ और उस गर्त में नदियों ने जमाव करके इस मैदान का निर्माण किया, ये स्वेस ने कहा था। सिडनी बुराड़ ने क्या कहा था कि भ्रंश घाटी का अंतःवरण, कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच एक भ्रंश घाटी थी और उस भ्रंश घाटी में जलोढ़ों के जमाव के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। जबकि तीसरा जो मत है वो है सागर के अपगमन का, कि यहाँ पर पहले टेथिस सागर था, समय के साथ टेथिस सागर है वो पीछे हटता गया और पीछे हटने से यहाँ पर इस मैदान का निर्माण हुआ है। अलग अलग मत इसकी उत्पत्ति के बारे में दिए जाते हैं, लेकिन हमें जो याद रखना है मेन है वो ये है कि हमें याद रखना है यहाँ पर एक गर्त था। कहाँ? इधर जो प्रायद्वीपीय भाग है और इधर हिमालय, इन दोनों के बीच एक गर्त था। इस गर्त में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ दोनों ने अवसादों का धीरे धीरे जमाव किया है और यहाँ पर इस मैदान का इन्होंने निर्माण किया है, ये हमें याद रखना है। अब वो जो गर्त है वो विभिन्न विद्वान ये मानते हैं कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था और जब टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ थी वो इस क्षेत्र में काम कर रही थी, तब हिमालय के सामने हिमालय के दक्षिण भाग में एक गर्त का निर्माण हुआ था। तो ये हमें याद रखना है कि आज जहाँ पर मैदान है वहाँ पहले एक गर्त था। इस गर्त में हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग दोनों तरफ से जो नदियाँ आई, उन नदियों ने यहाँ पर अवसादों का निक्षेप किया और लंबे समय तक ये निक्षेप कार्य जारी रहने के कारण इस मैदान की उत्पत्ति हुई। तो ये हमें सामान्यतः याद रखना है। ये इस जो मैदान की है वो उत्पत्ति थी। अब हम इस मैदान की सामान्य जो भू-आकृतिक विभाजन है इसका, उसके बारे में है, उसकी मृदा संरचना, उसके उच्चावच में और जो अंतर है उसी के आधार पर उसकी भी भू आकृतिक विविधताएं हैं वो निर्धारित होती हैं। और उन्हीं भू आकृतिक विविधताओं के आधार पर, उन्हीं भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर हम जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। ये 4 भाग हैं भाबर, जो तराई है वो, और बांगड़ और खादर। ये 4 भाग हैं इसके, जो इसका भू-आकृतिक विभाजन है इसके। तो इनका अध्ययन अब हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाबर की। जो भाबर है वो शिवालिक क्या है? हिमालय की सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है वो। तो हिमालय के जो शिवालिक श्रेणी है, उस शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में उसके समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में जो पट्टी वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। ये सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक लगभग फैला हुआ है। यहाँ इसका निर्माण है वो जलोढ़ पंखों के मिलने से बना है। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि कोई भी पर्वतीय क्षेत्र होता है उससे जब नदियाँ निकलती हैं और जब वो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उनके ढाल में, यहाँ जो ढाल है वो एकाएक क्या हो गया? कम हो गया।
ढाल है वो एकाएक क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो इसकी जो परिवहन क्षमता है इस नदी की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम हो जाती है तो ये जो भारी अवसाद अपने साथ, जो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेके आती है, उनका ये यहाँ पर जो पर्वत की एक तरह से तलहटी है उसमें यहाँ पर जमा कर देती है। और ये जमा कैसे करती है, ये नीचे की तरफ तो इसमें ज़्यादा जो पदार्थ हैं उनका जमा होता है और ऊपर की तरफ वो कम होते जाते हैं, ये नदी जब उतरती है तब। तो ये एक तरह से जो जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु है ऐसी आकृति बना देती है। तो इन जलोढ़ पंखों और जलोढ़ शंकुओं के मिलने से इस पूरे भाबर का निर्माण हुआ है। यानी कि ये जो बड़े बड़े शिलाखंड यहाँ पर जो नदियाँ जमाव कर देती हैं जिनका, उनके मिलने से इस पूरे भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो अवसादों का आकार है वो बड़ा होने के कारण इसकी जो सैरंध्रता है वो बहुत अधिक पाई जाती है। और बहुत अधिक पाए जाने के कारण जो नदियों का जल है वो इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे चला जाता है। यानी कि धरातल पर यहाँ नदियाँ हैं वो नज़र नहीं आती हैं, यानी कि नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। और जो अवसाद हैं वो बड़े आकार के और पथरीले होने के कारण ये कृषि के लिए ये क्षेत्र है वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है। यहाँ पर बड़े वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये भाबर है। भाबर कहाँ पाया जाता है, शिवालिक के दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में। ये आपको याद रखना है। ये जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखने, सीधा कई बार ऑब्जेक्टिव में भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दूसरा भूआकृतिक विभाजन है इसका वो है तराई। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में एक दलदली क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं, तराई। अब हम पढ़ चुके हैं कि भाबर क्या है, कि बड़े बड़े अवसादों से निर्मित क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ हैं वो उन बड़े बड़े शिलाखंडों के नीचे चली जाती हैं, उन अवसादों के नीचे चली जाती हैं और वो विलुप्त हो जाती हैं। जब वो इस तराई वाले भाग में आती हैं तो क्या है, पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं। और धरातल पर प्रकट होती हैं तो मार्ग है वो स्पष्ट नहीं होता, और स्पष्ट नहीं होता है तो वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं। वो उन नदियों का जल है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, और फैल जाता है तो वो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है, वहाँ पर वनों का विस्तार है वो बहुत अधिक पाया जाता है। ये फैलता क्यों है, कमज़ोर अफवाह के कारण। वहाँ पर उनको अफवाह की या वो उनका प्रवाह मार्ग है वो नहीं मिल पाता, जिस कारण ये फैल जाता है। अब इसका जो पश्चिमी भाग है वो कृषि, वहाँ पर कृषि का विस्तार अधिक हुआ है। और जो कृषि का विस्तार है वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो भारत का विभाजन हुआ था, भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान से यहाँ पर क्या आए थे, शरणार्थी आए थे। उन शरणार्थियों को बसाने के लिए नई भूमि की ज़रूरत थी, और उनकी खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भी नई ज़मीन की, नई कृषि भूमि की ज़रूरत थी। ये जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर हरित क्रांति भी हो गई थी, तो हरित क्रांति का फ़ायदा लेने के लिए भी वहाँ पर नई भूमि की आवश्यकता थी। तो जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर जो वन है उन वनों का सफाया करके वहाँ पर कृषि भूमि का विस्तार है वो किया गया था। तो पश्चिम में यहाँ पर कृषि का विस्तार है, जबकि पूर्व में अभी भी ये दलदली क्षेत्र है जहाँ पर मलेरिया वगैरह का प्रकोप पहले बहुत ज़्यादा रहता था। हालांकि अब वनों की सफाई के बाद यहाँ पर अधिवास जब स्थापित होने लग गए हैं तो उसमें थोड़ी कमी आने लग गई। तो ये है तराई का भाग। अब है बांगड़, ये तीसरा भूआकृतिक प्रदेश है इस पूरे मैदान का। बांगर है वो पुराना जलोढ़ होता है, यानी कि ये नदियों की बाढ़ सीमा से ऊपर का जो भाग है वो बांगर कहलाता है। इस मैदान में जो कैल्शियम की ग्रंथिका होती हैं उनके निक्षेप होते हैं, उनको कंकड़ कहते हैं। कैल्शियम यानी कि कंकड़ क्या होते हैं, एक तरह से चुनेदार निक्षेप हैं, वो ही कंकड़ कहलाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा उर्वर मैदान है जो नदियों के बाढ़ सीमा से ऊपर होता है। अब जैसे कोई भी नदी आती है, मान लो ये नदी है, तो इसका हम कुछ इसके चारों ओर का जो भाग है, ये मान लो ये इसके चारों ओर का जो भाग है, ये ऐसा भाग होता है जो साल भर में कभी ना कभी जब ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ यहाँ पर आ जाती है।
बाढ़ यहाँ पर आ जाती है, यानी कि ये पूरा का पूरा निचला भाग होता है। ये निचला भाग क्या कहलाता है? खादर। यानी कि ये सबसे नवीन मिट्टी है वो क्या कहलाती है? खादर। और इस खादर के चारों ओर का जो भाग है ये वाला, इसके चारों ओर का भाग, ये क्या कहलाता है? बांगर। ये कहलाता है बांगर। तो खादर क्या है? नवीन जलोढ़, जहाँ पर साल में हर साल नई मृदा का निक्षेप नदियाँ करती है। जबकि बांगड़ क्या है? पुराना जलोढ़, जहाँ पर जो नदियों की बाढ़ सीमा से ऊपर होता है, जहाँ पर नदियों की बाढ़ का जल भी नहीं पहुँच पाता, वो क्या होता है? बांगड़। ये जो चित्र है इसमें आपकी स्थितियाँ और हैं क्लियर हो जाएंगी। जैसे हिमालय से कोई नदी उतरी तो यहाँ पर इसने क्या किया है? बड़े बड़े जो अवसाद हैं उनका निक्षेप कर दिया है। तो ये वाला भाग है, ये क्या हो गया? भाबर। ये क्या हाँ हो गया? भाबर। इससे आगे जब नदियाँ हैं वो वापस धरातल पर आती हैं तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। तो एक मिनट, ये वाला पूरा जो भाग है ये दलदली क्षेत्र है, तो ये क्या कहलाता है? तराई। ठीक है। अब ये भाग है, ये नदी है, ये नदी है। तो इस नदी के चारों ओर जो होगा, इस नदी के आसपास का जो इलाका होगा वो क्या होगा? खादर होगा। ये इतना हम खादर, और इस खादर के आगे ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। तो ये इस चित्र से आप की चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये जो पूरा था भू आकृतिक विभाजन उत्तर के मैदान का, जिसमें हमने 4 मेन चीज़ें पढ़ी हैं। पहला है भाबर जो शिवालिक के दक्षिण में है, दूसरा है तराई जो भाबर के दक्षिण में है, तीसरा है खादर। खादर क्या है? नदियों के बिल्कुल नज़दीक का भाग, जहाँ पर बाढ़ का पानी है वो नई मृदा का जमाव करता है। और उस खादर के बाहर वाला जो इलाका है वो क्या हो जाएगा? बांगड़, जो बहुत ही उर्वर है और जो नदियों की बाढ़ सीमा से ऊपर है, यानी कि वहाँ पर नदियाँ हैं वो ज़्यादा जमाव नहीं कर पाती हैं, वहाँ पर अपनी जल का विस्तार वो नहीं कर पाती हैं। जो खादर है वो ही बाद में नदियों के मुहानों के पास डेल्टा बन जाता है, और वहाँ पर जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं डेल्टाई भाग में उनको चार कहते हैं, और जो नीचे जो दलदली भाग होते हैं उनको डेल्टाई भाग में बिल कहते हैं। तो ये आपका जो उत्तर का विशाल मैदान था उसका सामान्य परिचय, उसकी उत्पत्ति और उसका भूआकृतिक विभाजन था। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो पूरा मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे।